राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। एक मिनट में मीटिंग शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है, दिख रहे। हाँ, धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर सी देवान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी,
उत्तर प्रदेश सरकार। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय SL साकेत जी, मध्य प्रदेश भोपाल। और संचालन कर रहे माननीय अशोक बौद्ध जी, मध्य प्रदेश भोपाल। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के समस्त पदाधिकारी गण, जिला स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी गण, उपासक उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के संदर्भ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो है बैनर के नीचे जो है मैं संवैधानिक प्रावधानों को भारत देश के नागरिकों को निःशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज जो वेबिनार के अंदर टॉपिक है वह है आर्टिकल 245, अनुच्छेद 245 के अंदर संघ और राज्यों के बीच के संबंध में बताया गया। संघ यानी जो भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the states। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जो भारत है हमारा, इसको राज्यों के संघ के रूप में जो है अनुच्छेद जो है 1 में संबोधित किया गया है। और अब बात आती है राज्य। तो राज्यों के विधानमंडल यानी संसद, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वो संघ का पार्ट हो गया। और जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्य, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य, उनके अंदर जो विधान सभाएं बनी हुई है या त्रिसदन है तो विधान परिषद भी उसमें है, तो ये राज्य कहलाते हैं। और संघ और राज्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे, संबंधों के संबंध में ये आर्टिकल 245 का क्रिएशन किया गया है। अनुच्छेद 245 यानी संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। जो संसद की विधियां हैं पार्लियामेंट की, वहां पर लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य कानून बनाते हैं और वह कानून पूरे भारत देश पे लागू होगा। तो जबकि राज्यों की विधानसभाओं के अंदर भी कानून बनाए जाते हैं और वे सारे कानून जो है राज्य की विधानसभा की सीमाओं के अंदर लागू होते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण सदन है, दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच के संबंध के संदर्भ में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहा जाता है। इस संबंध में ये आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 2451 के अंतर्गत इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और
किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इट मीन्स जो है आर्टिकल 245 संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और राज्यों की विधानसभाओं को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यों के विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद इंक्लूड होती है, विधानमंडल। तो राज्यों के और संसद के द्वारा जो है विधि बनाने का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। अब संसद जो विधि बनाएगी उसका दायरा कब होगा, वह कहाँ तक विस्तार लेगी। क्या हमारे देश की संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसके जिसका विस्तार नेपाल तक हो, श्रीलंका तक हो, या बगल में आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान तक हो। क्या संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है कि यूरोप के भूभाग पर भी उसे लागू किया जाए। कहाँ तक विस्तार होगा ये जो है संसद के अंदर तय किया गया है। तो उसी तरीके से विधानमंडल जो है, क्या अपने विधानसभा के अंदर कोई ऐसा कानून बना सकता है जो दूसरे प्रदेश की सीमाओं के अंदर बने हुए जिलों के ऊपर भी लागू हो। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या होना चाहिए? तो ये जो है बिंदु इसमें स्पष्ट किया गया है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो पहला बिंदु ये है कि जो भारत का संविधान है उसके प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो भी भारत की संविधान के अंदर प्रावधान है उनके अंडर में रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सके। तो भारत जो है की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को सुनिश्चित किया गया है, जम्मू के कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक और लेफ्ट साइड पे। ये जो हमारा क्षेत्रफल है भारत का, इसमें सभी प्रदेश हैं, उस क्षेत्रफल के अंदर तक संसद कानून बना सकती है। यानी संसद को ये अधिकार है कि वह कोई ऐसा कानून बनाए जो भारत के सभी राज्यों के ऊपर लागू हो। राज्यों से मतलब भारत की पूरी जो हमारी सीमाएं हैं उसके अंतर्गत तक जाएगा। वह जल समुद्र जो हमारा है, और वायु जो हमारी है, और जो हमारा जमीन के अंदर क्षेत्र है, जहाँ तक हमारी टेरिटरी है वहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। एक बात। दूसरा, संसद को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें संपूर्ण भारत में इस कानून की जरूरत नहीं है, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हमको कानून बनाना है, तो वह भारत के अंदर एक निश्चित भूभाग के लिए भी कानून बना सकते। दोनों ही अधिकार, वह संपूर्ण भारत के लिए भी बना सकती है और भारत के अंदर कोई सुनिश्चित जो है भूभाग है उसके लिए भी कानून बना। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसका विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसके लिए चैलेंजेबल होगा।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए हम कैसे कानून बना सकते हैं, वो उनकी श्रम प्रभुता का मसला है। हमारी श्रम प्रभुता, सवर्णिटी वहीं पे खत्म हो जाती है जहाँ पर हमारी सीमाएं समाप्त होती है। और जैसे ही दूसरे देश की सीमाएं चालू होती हैं, उस देश की संप्रभुता आरंभ हो जाती है। और हम अपनी संप्रभुता यानी अपने देश के अंदर के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल है या हमारी संसद है, हम उसी के लिए एक कानून बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक। अब आती है बात राज्यों की विधानसभाओं की। तो राज्यों की विधानसभाएं भी सुनिश्चित होती हैं। एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं? कुल सारे जिले जो है लिपिबद्ध हैं। और हर उत्तर प्रदेश के अंदर से प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक जिले से जो है विधायक महोदय चुन के जाते हैं और उस क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अपने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लिए विधि बना सकते हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल है वह उत्तर प्रदेश में समस्त भूभाग के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश यानी किसी राज्य के विधानमंडल को यह प्रतीत होता है कि हमको अपने प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए विधि बनाने की आवश्यकता है, तो वह वहाँ के लिए विधि बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और उस के आधार पर जब हम देखते हैं तो जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के जो है समुदाय के लोग रहते हैं, उस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को अगर एहसास होता है, यानी राज्य को यह मतलब महसूस होता है, किसी माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त होती है कि इस एरिया में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संपत्ति और प्राणों को खतरा है किसी के द्वारा, तो वहाँ वहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है कि घटने से पूर्व उस एरिया में फोर्स को डिफ्यूज कर दिया जाए ताकि घटना न घटे। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर मिलता है, कैसे कुछ सूचना मिलती है कि भाई फलाने की शादी होने वाली है, और वह उस गांव से जाएंगे और उस गांव में घोड़ी पर जाएंगे, और घोड़ी पे जाने पर वहां पर कुछ संविधान विरोधी समुदाय के लोग या व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं, ऊंच नीच जात पात में विश्वास रखते हैं, वह जो है असमानता में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है उस व्यक्ति को घोड़ी से वहां पर जाने से रोकेंगे और जो है उसको उतारेंगे और हिंसा हो सकती है। ऐसा स्टेट को एहसास होता है, उस क्षेत्र की एलआईयू के द्वारा सूचना प्राप्त होती है या किसी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती है, यह उसको प्रतीत होता है किसी भी माध्यम से, तो वहां पर वह प्रिवेंटिव एक्शन लेगी। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रिवेंटिव एक्शन के लिए प्रोविजन है। और फिर वहां पर पुलिस रिपोर्ट कर दी जाएगी, जितनी जरूरत हो उतनी पुलिस लगाई जाएगी। पुलिस से काम नहीं चले तो आर्मी जो है जो फोर्सेस है उसको लगाई जाएगी,
परंतु वह व्यक्ति जो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत उस एरिया से घोड़ी पर बैठ के जाना चाहता है, उसको जाने का सहूलियत प्रदान किया जाएगा। दिस इज स्पेशल लॉ। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी भूभाग में किसी रूल ऑफ लॉ के लिए या वेलफेयर प्रोविजंस के लिए, वेलफेयर के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई विशेष कानून बनाने की जरूरत है जो उतने ही भूभाग पे लागू होगा, तो वह बना सकती है। क्लियर है? संसद भी संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है या किसी विशेष भूभाग के लिए कानून बना सकती है, और उसी तरीके से राज्य के विधानमंडल भी पूरे राज्य के लिए कानून बना सकते हैं और जो है किसी विशेष भूभाग के लिए भी बना सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 245(1), हाँ, जिसका पार्ट 1 अभी हमने आपको विस्तार से समझाया। और इसके अंदर जो है 245(1) हो गया, 245(2) भी है। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविद्यमान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। मतलब कोई भी विधि संसद अगर बनाती है तो वह इस आधार पर जो है इलीगल नहीं होगी कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर में जा रही है। हम्म, इसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इट इज ए पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। दो ही बातें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और विशेष विधि कैसी होती है? विशेष विधि अ, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि ये अनुसूचित जाति जनजाति अ, जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, यह पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है और यह पूरे भारत देश में लागू है। परंतु यह एक विशेष समुदाय के लिए बनाए गए, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रोटेक्शन के लिए बनाए। इससे अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन होता है। इट इज ए काइंड ऑफ स्पेशल लॉ फॉर दिस कम्युनिटी। इसी तरीके से पार्लियामेंट आ सकेगी स्पेशल फीचर विधि जैसे उसे महसूस हो। और अब इसको जो है अनुच्छेद 245(2) के अंतर्गत, जो भी पार्ट 2 था, के तहत कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविद्यमान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। एक राज्य के अंदर, कहने का अर्थ है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका संचालन राज्यस्तर होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा। और जो है कुल मिलाकर यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र और राज्य के विधानमंडल विधि बनाने की उनकी सीमाएं क्या क्या हैं। केंद्र की क्या सीमाएं हैं और राज्य की क्या सीमाएं हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है जो कि आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट में बड़े विद्वान व्यक्ति जीत जीत के जाते हैं, है ना। भारत की पार्लियामेंट में तो एक से बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक स्कॉलर होते हैं।
कोई पीएचडी है तो कोई एमफिल है तो कोई स्नातक है, कोई परा स्नातक है। विशेष योग्यता के लोग जाते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। बहुत ही पढ़े लिखे लोग जाते हैं भारत की पार्लियामेंट में। हमारे देश के लोग चुनते हैं। परंतु जो है जाति, धर्म, भाषा इत्यादि भी चुनाव का आधार होते हैं। तो उस समय धर्म के आधार पर बहुत सारे अनपढ़ भी जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। जाति के आधार पे भी यही है। और कभी कभी तो क्रिमिनल्स भी जीत के जाते हैं, जिनके ऊपर बलात्कार का मामला होता है, चोरी का मामला होता है, लूट का मामला होता है। कभी कभी आपराधिक विधियों का दुरुपयोग जो है एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के विरोध करती है, और उसे अपराधी साबित करके उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करती। दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक इन द पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसकी वजह से भारत की पार्लियामेंट के अंदर मिली जुला शैक्षणिक स्तर होता है। ऐसे ऐसे कानून भी पास हो जाते हैं जिनके विषय में भारत की जनता आवाज लगाती है कि कानून ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे कि अभी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके संबंध में भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन चल रहा है कि ये राष्ट्रीय पॉलिटी के विरुद्ध है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा मामला है, हमारी टेरिटरी से बाहर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कानूनों में। तो इनका क्या होता है, ये पार्लियामेंट में जो इस तरह के कानून बनते हैं, भाई पार्लियामेंट में तो ये संविधान तो सीधा सीधा लिखित है और कहता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए ये सब लागू होगा और काम किया जाएगा। बट इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध काम होता है, और ऐसे ऐसे अनुच्छेद, ऐसे ऐसे कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं जो संविधान के दायरे से बाहर होते हैं। तो उनका क्या, वो क्या स्थिति होगी। उस संबंध में भारत का संविधान क्या कहता है? तो भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 का पार्ट 2 में कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीन लेती है या न्यून कर देती है। भाग 3 यानी हमारा फंडामेंटल राइट्स, ऐसे अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई कानून बन जाता है तो उसको बनाने से मना करती है संविधान का आर्टिकल 13(2) कि आप नहीं बनाओगे। राज्य में यानी पार्लियामेंट और राज्य में विधानसभा, इन सबको रोकती है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो भारत देश के जो आम आदमी है, नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनके खिलाफ कानून आपका बन जाए। ऐसा कोई कानून आप नहीं मना कर। और अगर कोई कानून ऐसा पार्लियामेंट बना भी देती है तो वह कानून जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। जैसे एक प्राइमरी के मास्टर साहब होते हैं और वो बच्चों को नहीं आ रही आदरणी, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही। I was how that article 13 2, मैं आर्टिकल 13(2) के विषय में बता रहा था आपको
कि जो है उसमें संसद और राज्य की विधानसभा को कानून, ऐसे कानून बनाने, ऐसे एक्ट, ऐसे विधियां, ऐसे नियम बनाने से रोका गया है। नियम पर नियम सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है तो वो भी मान्य होगा, तो क्योंकि पार्लियामेंट ही नहीं है, नियम पर नियम सब उसी में है लॉ में। तो जो है इसको अगर कोई बनाता है, स्टेट की परिभाषा में आता है, तो वह जो है शून्य हो, उल्लंघन की मात्रा तक। पहले तो मना कर दिया, और अगर आपको धोखे से बन जाए तो वो शून्य है। तो इस तरह की व्यवस्था करके संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं और संवैधानिक शासन को संवैधानिक राज्य को, यानी कानून के राज को बनाए रखने का काम टंकी किया पर जाता है। भाई कि बार पर ही हमरा इतना हम गुस्सा चखे ना कि साला हम बता हो करावेला कि तू कहे से आगुआ की हो अपना माइक बंद रखें भाई, निवेदन है। हाँ, और कुछ पूछना हो तो बात कर लीजिए हमसे। और अगर जो है आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो म्यूट करके बात करिए। तो ये 2, 4, 5 के अंदर जो है 1 और 2 पर हमने डिस्क्रिप्टिव आपको समझाया। और संसद के पास पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यही नई संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी इसमें कहीं भी संपत्ति, जो संपत्ति, अब जैसे कि आपराधिक विधियां हैं, तो आपराधिक कानून जो है संग संग चलते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर आता है और 1800 भारतीय जन संहिता 1860 बाहर से आता है, तो अगर भारत में आता है या भारत का कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उस पर आपराधिक विधियों का दंड दिया जाएगा। तो भारत के अंदर और भारत के बाहर भी आईपीसी का विस्तार है, तो वो एक दूसरा विषय है। राज्य विधानमंडल के विषय में भी यही है कि राज्य विधानमंडल को जो है विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। वह अपने राज्य में और राज्य के बाहर जो है विधि बना सकता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं आर्टिकल 245 को, तो 245 जो है अ, संसद को और राज्य के विधानसभाओं के विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपको बनाई है। अनुच्छेद जो है 245 के बाद जो है अनुच्छेद 246 आता है, परंतु मुझे लगता है समय इजाजत नहीं दे रहा है उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि उसको भी बहुत ही गहराई से विस्तार से समझाने की आवश्यकता है, ताकि जो है बात समझ में आ जाए और जो है बताने का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। तो जो है मैं अपनी यहीं पे बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ढेरे अपना मन के रन होके पैजामा से भी छोड़ साला के आज केवाड़ी मत खोली है का कौन की अच्छा खोल देबे तू जान तो तू हम जाने हम हर का पीट पाट के मियाज फ्रेश कर दे आदरणीय संचालक जी, हेलो। आदरणीय संचालक जी, जी जी साहब, मेरी आवाज आ आवाज रही आ है? रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, ये ये स्क्रीन में क्या हो रहा है? इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहे हैं स्क्रीन में। जी जी, ये जूम मीटिंग में हमारे कार्यभाग आदरणीय बादल सिंह साहब अगर जुड़े हों तो उनको आमंत्रित किया जाए। आदरणीय जी सर, ये स्क्रीन स्क्रीन का कैसे क्या हो रहा है? ये ऑटोमेटिक हो रही है क्या? हाँ, इसमें जो डिस्टरबेंस आ रहा है स्क्रीन में, जी जी ये
ये केंद्रीय कार्यालय से इसको ठीक करने के लिए उनको एक मिनट। बोला जाए स्क्रीन को। होस्ट महोदय से निवेदन है कि कृपया इस स्क्रीन को सही करने की कृपा करें। स्क्रीन गड़बड़ हुई है पूरा। पंखा जो टूट गया। पूरा स्क्रीन में कई सारे फोटोज और कई सारी स्क्रीन उसके अंदर के अंदर स्क्रीन दिख रही हैं। सर का वाचन कंप्लीट हो गया सर? आवाज भी शायद बंद हो गई है। मेरी आवाज आ रही है सर? का वाचन ये पूरा हो गया है। और आदरणीय संचालक जी, जी सर। ये ये काम नहीं कर रहा। ये केंद्रीय कार्यालय से डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाए। जी जी सर। जी माननीय होस्ट महोदय से निवेदन है कि जो स्क्रीन खराब हो रही है, गलत दिख रहा है उसमें, उसको सही करने की कृपा करें। हाँ सर, अपना अब अध्यक्ष उद्बोधन रखिएगा। माननीय आरसी दीवान साहब का वाचन कंप्लीट हो गया है, तो मैं माननीय एस एल साकेत साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय एस एल साकेत साहब। जी संचालक जी, जी ये सर। भी वो ये कार्यवाहक अध्यक्ष जुड़े हो बादल सिंह साहब। जी, उनको उनको आमंत्रित कर लें। जुड़े हैं, जुड़े हैं। माननीय बादल सर, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी को हम निवेदन करते हैं कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोहत साहब। बहुत बहुत साधुवाद साहब सभी के लिए। संविधान उपयोगी सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अध्यक्ष जी निवेदन करता हूँ कि अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। जरूर। आपका सर पुनः जी माननीय पुनः आप बादल सभी का साहब ने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आपका कहा है कि आप अध्यक्ष उद्बोधन रखें। जी आदरणीय, ये पुनः सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन। और जूम मीटिंग में सभी हमारे अनुयायी साथी को पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का संविधान वाचन हमारे धीमान साहब असिस्टेंट प्रोफेसर कानपुर द्वारा, ये जो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल्स हैं 245 और 246 के संबंध में है। और ये महत्वपूर्ण विषय था, टॉपिक था, जिसमें ये संसद को और राज्यों को कानून बनाने की इसमें शक्तियां हैं। और संसद को और राज्य विधानमंडल को कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो, ना तो अधिकार उसमें जो है ना छीने जाए और ना कम किए जाए। और कानून ऐसे बनाने जाए जो भारत की सीमा, थल सीमा है, जल सीमा है, उसी सीमा में, उसी दायरे में हो। और ये केंद्र और राज्य सरकार पूरे देश में भी और विशिष्ट क्षेत्र में भी कानून बना सकती है। और इसी के तहत ये जो
प्रावधान है 245 आर्टिकल 1 में अनुसूचित जात जनजात के लिए जो प्रोटेक्शन है, इसी की मंशा को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। और इसमें मुख्य विशेषता यही है, पुनः मैं दोहराता हूं, कि संसद या राज्यों को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के, नागरिकों के हितों को उल्लंघन करता हो। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी पर इसमें पूरा फोकस है। तो मैं हमारे परमादरणीय ईमान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हमारे संचालक जी जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा हमारे साथियों की प्रेरणा होते हैं, और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह साहब को भी, और जूम मीटिंग में सभी जुड़े हमारे सभी साथी धर्म अनुयायी प्रदेश से, जिले से और राष्ट्र से जुड़े हैं। और ये हमारा भारतीय संविधान देश को चलाने के लिए एक संहिता है, किताब है, ग्रंथ है। ऐसे ही हमारे बाबा साहब का दिया हुआ जीवन को चलाने के लिए बुद्ध और उनका धम्म है। तो आरबीएम के मेरे जो कैडर्स हैं, हम जो लोग ये अपने बीच में या अपने उनके बीच में जाते हैं, अपने लोगों के बीच में, तो ये दो हमारे ग्रंथों को भी साथ में रखना चाहिए। और मेरा ये, जिससे हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार भी करें, बताएं भी। और मैं तो इसका जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं, ये इसके निवेदन ये करूंगा कि हमको ये एक पॉकेट डायरी के रूप में भी रखना चाहिए, जिससे हम छोटी छोटी जो जानकारियां हमारे लिए जीवन के लिए, हम जो संवैधानिक रूप से हमको ज्ञात नहीं रहती होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद जी संचालक जी। आभार आपका। अध्यक्ष महोदय ने अपना उद्बोधन रखा। अब आगे बढ़ते हैं और आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सभ्य सत्ता के साथ सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें और एक साथ सभ्य सत्ता करें। अपने माइक को अनम्यूट कर लें। सभ्य सत्ता पेस्कदारी पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सत्ता सुखी हो सुजा खेमिनो।